हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो कि नर्सिंग रिसर्च का सेकेंड यूनिट है। तो हम आगे देखते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम इज a क्वेश्चन that a researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है that a researcher wants to answer, क्वेश्चन का आंसर, एंड अ प्रॉब्लम that a researcher wants to solve, कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन रिसर्चर चाहता है। ओके, a research problem is an issues or a concern that an investigator or researcher presents and justify in research study. रिसर्च प्रॉब्लम एक इशू है चाहे वो करंट हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, वो इशूज़ है जिसको रिसर्चर प्रेजेंट करता है, जस्टिफाई करता है रिसर्च स्टडी में। ओके, जो भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं या रिसर्च स्टडी देखते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही मिलता है। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही पूरी स्टडी होती है। तो कंपोनेंट की बात करें हम, तो कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आते हैं सब्जेक्ट। देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हु हैड डिफ़िकल्टी ऑन द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट वो होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। जिस सब्जेक्ट को लेके हम जो कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट पे है वो, तो सब्जेक्ट। देन सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड। ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, क्यों है, उसमें क्या क्या है। देन अल्टरनेटिव मीन्स और डिफरेंट वे फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अल्टरनेटिव बहुत सारे डिफरेंट वे फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। देन effective and efficient use of possible alternatives, and the last one is environment, site and setting। तो साइट एंड सेटिंग हम उसको कहते हैं कि कहाँ हो रहा है, किस जगह पे। अगर कोई रिसर्च स्टडी की जाती है तो कोई इंस्टीट्यूट, कोई हॉस्पिटल, कोई प्लेस पे होगी, तो वो एनवायरनमेंट है साइट एंड सेटिंग। हम उसे सेटिंग कहेंगे, उस सेटिंग पे हो रहा है। तो ये जैसे एग्जांपल है, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग पेशेंट एडमिटेड इन सेलेक्टेड आईसीयू ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। तो कहाँ मैं बताई थी, तो आईसीयू एम्स न्यू दिल्ली साइट एंड सेटिंग है। एंड सब्जेक्ट हु हैड डिफ़िकल्टी, तो जो पेशेंट हैं वो सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है और उन पेशेंट को डिफ़िकल्टी है, तो ये सब्जेक्ट है। देन रिसर्च प्रॉब्लम इज वन विच रिक्वायर्स रिसर्चर्स टू फाइंड आउट बेस्ट सोल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम। एक गिवन प्रॉब्लम के लिए रिसर्चर बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। पॉइंट नीड टू बी कीप इन माइंड व्हेन सेलेक्ट प्रॉब्लम। क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करें। तो प्रॉब्लम शुड फ्रॉम न्यू एरिया, controversial topics should be avoided, too narrow or too short topics should be avoided, subjects should be familiar, and more important, feasible, affordable, and cooperation from participants. ओके, तो प्रॉब्लम शुड बी फ्रॉम न्यू एरिया का होना चाहिए प्रॉब्लम। कंट्रोवर्शियल टॉपिक अवॉइड करना चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी हो। टू नैरो टू शॉर्ट टॉपिक, ज़्यादा छोटा टॉपिक अगर हम लेंगे तो उससे रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। सब्जेक्ट शुड बी फैमिलियर एंड फिजिबल मीन्स इजी होने चाहिए। अफोर्डेबल बजट के हिसाब से होना चाहिए। एंड कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च अकेले नहीं हो सकता, हमें बहुत लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। एंड अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, मेंबर्स ले रहे हैं, तो उनका भी, पार्टिसिपेंट का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, किस के थ्रू, सोर्स के थ्रू हम रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो इसमें मेन सोर्स भी है, अदर सोर्स भी है। मेन सोर्स पे हम बात करते हैं एक्सपीरियंस, नर्सिंग लिटरेचर्स, थियरीज, प्रीवियस रिसर्च।
एंड अदर सोर्स की बात करें तो एम्पेरिकल इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल नीड, प्रायोरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन. ओके, देन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. सो वन कॉमनली यूज एक्रोनिम जो कॉमन है वो है फाइनल. तो F स्टैंड फॉर फिजिबल, I फॉर इंटरेस्टिंग, N फॉर नॉवल, E फॉर एथिकल एंड R फॉर रिलेवेंट. तो ये याद रखना आप लोग. F स्टैंड फॉर फिजिबल, जो हम कर सकें, फिजिबल हो, हमारे लिए कन्वीनियंट हो. ओके. I फॉर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, अगर इंटरेस्ट के हिसाब से होगा तो वो चीज़ अच्छे से होगी. नॉवल, न्यू. एथिकल मीन्स क्लियरेंस, ऐसा टॉपिक लेंगे जो समाज के हित में हो. ऐसा टॉपिक नहीं ले सकते जिसके लिए कोई भी क्लियरेंस कहीं से भी ना मिले. रिलेवेंट, रियल होना चाहिए. जितनी भी प्रॉब्लम हम रियल लेंगे, जो रियल लाइफ में है, वो ज़्यादा इफेक्टिव करेगा. ओके. देन सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन, ओरिजिनल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए. टाइम, कॉस्ट, इक्विपमेंट, सप्लाईज, ये सब फिजिबल में आएंगे. तो सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन में हम पहले देखते हैं कि बेनिफिट नर्सिंग प्रोफेशन एंड पेशेंट. ओके. इम्प्रूव क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस थ्रू द रिजल्ट, प्रमोट नर्सिंग थियरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग, और प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर करंट इशू या करंट प्रोफेशन. तो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंस होना चाहिए. देन ओरिजिनल, हम जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए. देन फिजिबल, कन्वीनियंट के हिसाब से. तो फिजिबल के अंदर आता है टाइम, टाइम, कॉस्ट, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज. इक्विपमेंट एंड सप्लाईज में हम देखते हैं कि जो भी रिसर्च में इक्विपमेंट यूज़ होता है वो अफोर्डेबल हो, अवेलेबल हो, और उस इक्विपमेंट को यूज़ करने की टेक्निक पता हो या यूज़ करने के लिए मेंबर हो हमारे पास. देन सपोर्ट, सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेयर, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट हो, पेयर का भी सपोर्ट हो, क्योंकि अकेले रिसर्च कर पाना मुश्किल है. तो हमें सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, हायर लेवल का भी, एंड अपने पेयर मेट्स का भी. देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं सब्जेक्ट, हमें उनको भी देखना है, सब्जेक्ट चाहिए. देन रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस, रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए रिसर्चर्स की उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए. देन एथिकल कंसिडरेशन, क्लियरेंस, ऐसा टॉपिक डाल दे, अभी मैं पिछली बार अभी बताई. सॉल्वेबल, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो सॉल्वेबल हो, जो सॉल्व हो सके. ऐसा तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ऐसा टॉपिक लेंगे जिसका रिजल्ट आए, जो पॉसिबल हो करना. देन करंट, करंट इशूज़ होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए. तो ये सब मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ आप लोगों को. तो आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ. ये एक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम रिफर्स टू स्टेट द प्रॉब्लम इन रिसर्चेबल मैनर. जो प्रॉब्लम है उसको स्टेट करना इन रिसर्चेबल मैनर, उसी को कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना. द रिसर्चर नीड्स टू रिफाइन द टॉपिक एंड क्लैरिफाई स्टेट what is intended to explore about the topic. Formulation of research problem basically include narrowing down the research area and formulating the objectives. So step wise हम देखें तो पहला है selecting of research area, reviewing literature and theories, delimiting the research topic, evaluating the research topic, formulating the final statement. जैसे कि पहला है सेलेक्टिंग ऑफ रिसर्च एरिया, selection of broad research topic from personal experience, literature, previous research, and theory in which researcher is interested and has significance for nursing profession. तो पहले जो रिसर्च एरिया सेलेक्ट करेंगे वो रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस, लिटरेचर, प्रीवियस रिसर्च, इसके थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, कैपेबिलिटी के थ्रू सेलेक्ट करते हैं. तो सेलेक्टिंग ऑफ रिसर्च एरिया.
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक रिसर्च एरिया है जो सेलेक्ट करा दिया। देन reviewing literature and theories. After getting a broad idea for research, researcher needs to review nursing theories and literatures related to the topic. उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे टॉपिक हमने सेलेक्ट किया कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसके थ्रू या उससे रिलेटेड हम रिव्यू करेंगे नर्सिंग थेरीज एंड लिटरेचर या प्रीवियस रिसर्च उस टॉपिक पे, विच हेल्प इन्वेस्टिगेटर टू नो व्हाट हैज़ already been done in this selected area of research. इस टॉपिक पे इससे पहले या क्या क्या रिसर्च स्टडी हो चुकी है या क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। देन हम बात करेंगे डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। थर्ड पॉइंट है डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। जो रिसर्च टॉपिक हमने सेलेक्ट किया उसे डीलिमिट करेंगे, क्योंकि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो उस पर हम अगर रिसर्च करने जाएंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए उस टॉपिक को हम उस ब्रॉड टॉपिक को डीलिमिट करेंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो जैसे कि टॉपिक था कम्युनिकेबल डिजीज़, हम उसमें से कोई एक डिजीज़ ले लेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन एवेल्युएटिंग दी रिसर्च टॉपिक। जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया कम्युनिकेबल डिजीज़ में, हमने कोई एक डिजीज़ ले लिया, फिर उस टॉपिक को हम एवेल्युएट करेंगे। देन फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट। एट लास्ट हम फॉर्मुलेट करेंगे फाइनल स्टेटमेंट, तो वो हो जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, थिंग्स और सिचुएशंस दैट कैन चेंज और वेरी। वेरिएबल्स होते हैं, हम उन्हें क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं किसी पर्सन, थिंग्स, सिचुएशन की, जो कि चेंज हो सकता है। तो सिचुएशन, नंबर, क्वांटिटी दैट कैन वेरी, जो चेंज हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें हम इन रिसर्च, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डेमोग्राफिक, रिसर्च, एक्सट्रेनियस, ये 5 वेरिएबल्स हैं जो कि हमने नर्सिंग रिसर्च में हमको पढ़नी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। तो पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट है, ये वेरिएबल खुद में इंडिपेंडेंट है। देन डिपेंडेंट, जो कि किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होगा। ठीक, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इट इज़ ए स्टिमुलस और एक्टिविटी दैट इज़ मैनिपुलेटेड। ये एक स्टिमुलस है या एक्टिविटी है जो मैनिपुलेट हो सकती है या चेंज हो सकती है बाय द रिसर्चर। रिसर्चर के पास कंट्रोल होता है इसे चेंज करने का, इसे मैनिपुलेट करने का, एंड क्रिएट द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विच रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक स्टिमुलस है जो रिसर्चर के द्वारा चेंज करी जा सकती है और ये इफेक्ट डालती है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड होता ही है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर इफेक्ट डालता है। देन हम डिपेंडेंट वेरिएबल देखें तो इट इज़ अ आउटकम और रिस्पॉन्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट होगा, उसका जो रिस्पॉन्स होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाएगा। तो रिस्पॉन्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल विच रिसर्चर वांट्स टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन। तो अगर आप एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर एक स्विच है जिससे फैन ऑन होता है, तो जो स्विच है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फैन ऑन होना या ऑफ होना वो स्विच पे डिपेंडेंट है। अगर स्विच ऑन होगी तो फैन ऑन होगा, स्विच ऑफ होगी तो फैन ऑफ होगा। तो फैन का चलना उस स्विच पे डिपेंड है, तो स्विच इंडिपेंडेंट है, देन फैन इज डिपेंडेंट है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है बस समझाने के लिए। बाकी रिसर्च में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाउ स्ट्रेस अफेक्ट मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कैसे स्ट्रेस अफेक्ट करता है मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स को। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्ट्रेस है।
स्ट्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर स्ट्रेस कम होगा तो मेंटल स्टेट सही रहेगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो मेंटल स्टेट में प्रॉब्लम्स आएगी। तो जो मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो डिपेंडेंट है एंड जो स्ट्रेस है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, यू कैन। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया, अब रिसर्च वेरिएबल देखते हैं। तो ऑब्जर्व और मेजर्ड इन नेचुरल सेटिंग एज दे एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेटिंग। इंडिपेंडेंट में मैनिपुलेशन था बट रिसर्च वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं है। यूज इन डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी कंपैरेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ये जो रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च अप्रोच है, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे और हमारे साथ बने रहें, ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं, आगे जो क्लासेस हैं वो आपको टाइम से मिले और आप देख लें। एग्जाम्पल की बात करें तो एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन फैक्टर्स contributing to sleep disturbance among patient admitted in selected ICU। तो यहाँ पे हमने देखा था नेचुरल सेटिंग। तो नेचुरल सेटिंग है ICU, सेलेक्टेड ICU जो है वो नेचुरल सेटिंग है जहाँ स्टडी जाके करनी है। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस, वहाँ ICU में पेशेंट को जो फैक्टर्स जिस वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है उसको जानने के लिए स्टडी की जा रही है। तो वो नेचुरल सेटिंग में है, विदाउट मैनिपुलेशन, बस जाके वहाँ नेचुरल सेटिंग में फैक्टर्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो रिसर्च वेरिएबल्स है। डेमोग्राफिक वेरिएबल। अ डेमोग्राफिक वेरिएबल इज अ वेरिएबल that is collected by researchers to describe the nature and distribution of sample। डेमोग्राफिक वेरिएबल कलेक्टेड बाय रिसर्चर वो डिस्क्राइब करते हैं नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। जो सैंपल यूज़ किया गया है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, उनके नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सच एज एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजियन, सोशल क्लास, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, एक्सेट्रा। Then extraneous variable. Extraneous variable are the factors that are not part of study। Extraneous variable part of study नहीं होते हैं but affect on research result, but may affect on research result। These variables are usually recognized and controlled by researcher in quasi-experimental and experimental studies। ये वेरिएबल्स रिकॉग्नाइज या कंट्रोल हो सकते हैं बाय द रिसर्चर इन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो हम एग्जांपल देखेंगे इसका। एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैज डेवलप ऑन न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड इज इंटरेस्टेड इन एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस स्ट्रेटजीज। एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डेवलप करते हैं न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज, ओके, एंड इंटरेस्टेड इन एग्जामिन द इफेक्टिवनेस, वो स्ट्रेटजी का इफेक्टिवनेस देखने के लिए वो एग्जामिन करना चाहते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रैंडमली असाइंड स्टूडेंट इनटू टू ग्रुप्स, स्टूडेंट को टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, जैसे मान लीजिए एक ए ग्रुप एक बी ग्रुप, ओके। द स्टूडेंट स्टडी टेस्ट मटेरियल ऑन बायोलॉजी टॉपिक फॉर 30 मिनट्स। स्टूडेंट बायोलॉजी टॉपिक को 30 मिनट के लिए पढ़ते हैं। वन ग्रुप यूजेस न्यू स्ट्रेटजी एंड द अदर यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ देयर चॉइस। एक ग्रुप यूज करता है अपना स्ट्रेटजी और एक ग्रुप यूज करता है न्यू स्ट्रेटजी। एंड ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट अ टेस्ट ओवर अ मटेरियल्स, ओके। एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होगा? प्री नॉलेज ऑफ बायोलॉजी टॉपिक। उसमें से कोई स्टूडेंट या किसी ग्रुप को प्री नॉलेज होगा उस बायोलॉजी टॉपिक का, तो इस केस में हम इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी किसी को या एक ग्रुप को प्री नॉलेज होगा तो इस स्ट्रेटजी का इफेक्टिवनेस हम नहीं जान पाएंगे। तो ये है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि स्टडी का पार्ट नहीं होता बट मे अफेक्ट ऑन रिसर्च स्टडीज। तो extraneous variable are undesirable variables that influence the relationship between variables and experimental is examined, okay। तो थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें।